नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और राजनीति के मैदान में एक बड़ी हलचल, एक बड़े विकेट गिरने की शुरुआत हो गई है। लेकिन ये प्लास्टिक इकोनॉमी का दौर है। उदारीकरण के बाद ईएमआई की ऐसी आंधी आई कि शायद ही कोई व्यक्ति ईएमआई के दौर से बचा हो, यानी किस्त, जो बैंक को हम किस्त अदा करते हैं ना, उनकी समस्या से बचा हुआ हो। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि एक बड़ा नेता इस्तीफा देगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट में, वो भी किस्तों में। तो किस्तों में इस्तीफे की पुरानी कहानी, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है, चाहे आप ठाकरे की बात कर लीजिए, चाहे आप मुफ्ती की बात कर लीजिए, चाहे आप चौधरी की बात कर लीजिए, चाहे आप पासवान की बात कर लीजिए, चाहे आप चौटाला की बात कर लीजिए, चाहे आप बादल की बात कर लीजिए, और अब आप नी की बात कर लीजिए। इसके बाद बारी किसकी? क्या ना की बारी है? और नानी का फैक्टर का जो चक्रव्यूह था, क्या तोड़ने में अमित शाह कामयाब हो गए हैं, या अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है? क्योंकि इस्तीफा होना होता तो एक साथ हो जाता। कोई नेता अगर किस्तों में इस्तीफा दे रहा है, और इस्तीफा देने के बीच वो तमाम काम कर रहा है, सरकारी अधिकारियों को बढ़िया बढ़िया गाड़ी देने की व्यवस्था करके जा रहा है, और इस्तीफा देने के बाद वो पटना यूनिवर्सिटी के नए प्रशासनिक और एकेडमिक भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो लग रहा है कि भैया इतनी आसानी से इस्तीफा होगा नहीं, और जो असली वाला इस्तीफा होगा उससे पहले बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये कुर्बानी देगा कौन? और अब इकलौते ना फैक्टर बच गए हैं। अब असली बारी, अगली बारी उनकी है। नी का किला ढह गया तो ना क्या करेंगे? और इस बीच में पटनायक को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के मुंह लगे लाडले सांसद ने जो कह दिया, उसने भी बता दिया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं उन सबकी असली औकात क्या है। एक बड़ी कहानी, एक बड़ी स्टोरी, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। बड़ा असमंजस इस बात से है। कल तक बिहार के धुरंधर पत्रकार कह रहे थे कि नीतीश इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे, और जब दिया तो उनके एक मंत्री हैं जिनकी बेटी एक दूसरे दल से सांसद हैं, वो भावुक हो गए। अशोक चौधरी, नितिन नवीन भी भावुक हो गए, इस्तीफा दिया। और जब आज ही देना था तो कल ये बीजेपी ने कवायद की क्यों? जो नितिन नवीन को आनंद फानन में आसाम भेज दिया, इस्तीफा टल गया, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली से चल के पटना पहुंचे। तो ये जो संदेह नहीं है, इस संदेह का एक तारतम्य आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब 1992 में सरकार बनी, तो संघ ये चाहता था कि इस सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहूंगा, और बनना भी चाहूंगा तो मेरी एक शर्त है कि आज के बाद आरएसएस राम मंदिर का, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं उठाएगी आने वाले 4 वर्ष तक, और चुनावी वर्ष में फिर आ जाना मैदान में। हमें 4 साल फ्री माइंड, हमें राज्य चलाने देना। अब आरएसएस ये कैसे कर सकती थी? तो फिर आरएसएस ने कहा मुरली मनोहर जोशी के लिए, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी उत्तराखंड से आते थे, और उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों मिला के एक ही राज्य था। अब वो मुरली मनोहर जोशी से कहा, तो मुरली मनोहर जोशी उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत घटिया काम हो जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए। उन्होंने भी मना कर दिया। तो उनके शिष्य हुआ करते थे कल्याण सिंह, तब कल्याण सिंह का नाम सुझाया गया और मुख्यमंत्री बना दिए। क्या ऐसा ही दाव बीजेपी नितिन नवीन पर मुरली मनोहर जोशी की तरह खेलना चाहती थी? फिर उसके नफा नुकसान निकाले गए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो चंद दिन पहले चुना गया है, उसे मुख्यमंत्री बना के क्या पार्टी की छवि बिगाड़ेगी? आज ही तो सदन में भिड़ंत हुई है धर्मेंद्र यादव से और वित्त मंत्री की, जब उन्होंने कहा कि रुपया के साथ वित्त मंत्री की, प्रधानमंत्री की छवि गिर रही है। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की छवि कल भी 100 लोगों की सूची छपती है, उसमें सबसे टॉप नंबर पर है। अब मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि रुपया से भी छवि जोड़ी जाएगी कि नहीं जोड़ी जाएगी। उसमें तो नीतीश ही 80 नंबर पे लाके पटक दिए गए हैं। अब बिहार में जो उठापटक हो रहा है, उसमें किस्तों में इस्तीफा क्यों? संतोष जी का जो सवाल है वो बड़ा गंभीर है।
पहले राज्यसभा के चुनाव में जदयू का कोई नेता नहीं जाता है और पर्चा फाइल कराने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये पहला मौका था। वो अपना फाइल करने गए, उसके बाद आपको शायद कहीं दिखे, हो सकता है कहीं गए हो, मुझे ना याद हो, लेकिन शायद कहीं दिखे। उसके बाद नीतीश का पर्चा भरवाने जाते हैं, उसमें जदयू का कोई भी नेता नहीं है। इस्तीफा हो गया, वो इस्तीफा देने सदन नहीं गए, इस्तीफा उन्होंने संजय गांधी अपने एक विश्वस्त हैं उन्हें दे दिया और वो लेकर सभापति को दे आए, सभापति ने मंजूर भी कर लिया। अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। लेकिन एक तकनीकी खामी है जिसे अभी तक या तो समझा नहीं गया है या फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी जल्दी। जब मुख्यमंत्री मौजूदा सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, वो स्वतः इस्तीफा देता है, तो उसे एक बार फिर अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, संविधान का नियम है। तो क्या अब नीतीश फिर शपथ लेंगे या राज्यपाल उनसे कहेंगे कि जब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है तब तक आप इस पद पर बने रहें? दोनों में से एक काम तो जरूरी है। अभी तो कोई खबर आई नहीं है, तो क्या शाम तक मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा हो जाएगा या कोई और नई चाल चली जाएगी? हालांकि बीजेपी के नेता, जदयू के नेता धीरे से चुपके ये कह रहे हैं कि वो 6 महीने तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से फपक फपक कर अशोक चौधरी रोए हैं, उनका रोना यह साबित कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा जल्द होने वाला है। अब मैंने आपको ये सारी बातें बताई, उसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे ही नीतीश इस्तीफा देते ही वैसे नितिन नवीन का भी इस्तीफा हो जाता है। नितिन नवीन ने भी भावुक होते हुए कई चीजें कही हैं, क्योंकि वो इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मजेदार बात तो इस देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल में कही है। उन्होंने कहा, संतोष जी ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा या तो मैं पूर्व जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था इसलिए यहाँ का कर्ज चुका रहा हूं, या अगले जन्म में पैदा होऊंगा इसलिए ये काम मैं यहाँ कर रहा हूं। अब आप सोच रहे थे कि ट्रंप ही लंबी फेंकते हैं, हमारे वाले कई गुना लंबी फेंकते हैं, ट्रंप तो शर्मा जाते हैं कभी कभी। अब आप सोचिए कि नीतीश का इस्तीफा, बंगाल का जन्म और नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये सारे खेल क्या बंगाल को लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी के जल्दी से मुख्यमंत्री दे दिया जाए और उस समुदाय से दे दिया जाए जिस समुदाय का दबदबा हो वहां, ताकि असर बंगाल पे पड़े। मैं बड़ा भ्रमित हूं इस चीज को लेकर। शिव जी, मैं अपने सामने 2-3 चीजें लेकर खोलकर बैठा हुआ हूं और मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है। मेरे सामने भारत का नक्शा है और जब मैं भारत के नक्शे के एक एक राज्य को खोल के देखता हूं और एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ क्या क्या किया, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। फिर मेरे दूसरी तरफ जो है 1996 नहीं, जब 13 दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जिन नेताओं के बल पर सरकार बनाई थी, उन्होंने 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जो चली लंबी सरकार वो 98 में, तो मान सकते हैं आप तकनीकी रूप से वो दूसरी सरकार थी, लेकिन वैसे व्यवहारिक दृष्टि से वो पहली सरकार आप मान सकते हैं जो सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय कौन कौन साथ थे? तो मैंने कहा कि पहले जरा मैं आपको सहयोगी दलों के साथ बता देता हूं, ये बताना, ये समझाना बहुत जरूरी है। 182 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जीती थी। दूसरी पार्टी उनके साथ थी 18 सांसदों वाली AIADMK यानी जयललिता की पार्टी, जिन्होंने बाद में सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी में शामिल होकर सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। एक वोट से सरकार गिर गई। आज इनकी पार्टी छिन्न भिन्न होकर पड़ी हुई है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ गठबंधन में तो है, लेकिन ये इनकी असलियत जानते हैं, इसलिए हाथ नहीं आ। समता पार्टी जो बाद में जेडीयू में विलय हो गई थी, नीतीश कुमार उनके नेता बने थे, नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी तो ये कर चुके हैं। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक इस राजनीतिक दल से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने थे, बाद में इन्होंने एनडीए से अलग हुए, उड़ीसा में लगातार ये मुख्यमंत्री रहे और शायद भारत की राजनीति में इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनकी तारीफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और भारत की राजनीति में ये एनडीए से अलग इकलौते राजनीतिक दल है जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा में साथ दिया। लेकिन आज हालत क्या हो गई है कि पिछली बार किस तरह से इनको हराया गया ये सब जानते हैं। और अब नरेंद्र मोदी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे ने इनके पिताजी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने CIA का एजेंट बता दिया,
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमेशा साथ देते हैं उनको लेकर बीजेपी की नीति क्या है। निशिकांत दुबे के मुंह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं। आगे जब मैं आता हूं शिरोमणि अकाली दल, बादल साहब, कहां है आज इनका परिवार। फिर वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस, ये तो बिल्कुल अलग। शिवसेना, पूरी पार्टी तोड़ दी। आज उद्धव ठाकरे कहां है बेचारे। नीचे आ जाते हैं, पीएमके हैं, लोक जनशक्ति है, लोक शक्ति है, एमडीएमके है, जनता दल क्या हालत है, माफ कीजिएगा ये हाँ एक दूसरी पार्टी थी उनकी क्या हालत है, बाकी हरियाणा विकास पार्टी उनकी क्या हालत है, और एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी। मतलब ये लगातार कई तरह के जितने राजनीतिक दल उनके साथ थे, बीजेपी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर आता हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। जम्मू कश्मीर एक जमाने में मुफ्ती को साथ लिया, आज मुफ्ती की क्या हालत इन्होंने कर रखी है। पंजाब का जिक्र मैं कर ही चुका हूं, अकाली दल के साथ क्या इन्होंने कर रखा है। हरियाणा पे आते हैं तो चौटाला परिवार और बंसीलाल परिवार क्या इन्होंने हालत कर रखी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की हालत इन्होंने क्या कर दी है। और पंजाब में बिहार, अमरिंदर सिंह को भी ले लो, उन्हें बुला लिया कांग्रेस से अपनी तरफ, वो आजकल कहाँ है। नहीं, अमरिंदर सिंह तो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए। उनको तो बुला के लाया गया था कि चुनाव जितवा दे, लेकिन वो चुनाव जितवा नहीं पाए, तो वो हो गए। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और उसके बाद जब मैं आता हूं आज के दौर में, अब आप देख लीजिए एक एक करके। नानी फैक्टर जो कहा जाता था कि 240 सीटें जिस दिन नरेंद्र मोदी को आई 2024 के लोकसभा चुनाव में, हाथ पांव फूल गए थे। संसदीय दल की बैठक बुलाने की बजाय तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुला लिया, प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर करवा लिया, और नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश कुमार के फैक्टर के बल पर यह सरकार चल रही थी, जिसमें से नी की विदाई हो गई। अब ना की बारी है। और उससे भी बड़ी बात, मैं एक एक करके आपको गिना देता हूं। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, जिनकी विदाई, अब वो आखिरी किला वही रह गया है। तो 16 सांसद हैं, लेकिन इनके राज्य में इनको बांधने के लिए पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी लगा दी गई, जो हिंदूवादी पार्टी है। और हालत ये हो गई कि मुस्लिम वोटों के बल पर पार्टी को मजबूत बनाए रखने वाले चंद्रबाबू नायडू को भी अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने पोते को प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र संगम स्नान करने के लिए भेजना पड़ा। वहां वो गए, फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। तमाम तरह, ये आमतौर पर सेकुलर नेता इस तरह से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू किस तरह से फंस चुके हैं चक्रव्यूह में, उनकी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, 12 सांसदों वाली पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। पर्चा भरवाने के लिए चले गए कौन, गृह मंत्री अमित शाह। और इस्तीफा देने की बारी जब आई, लगातार टल रहा था एमएलसी वाला, तो पता नहीं ये भी पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री अगर किसी सदन से इस्तीफा देने जा रहा है तो खुद ना जाए। कुछ तो बात होगी भैया। उनका एक चिट्ठी वायरल कर दिया गया, जो इस्तीफे वाली चिट्ठी थी, उसमें कुछ शब्द टाइप वाले लिखे हुए हैं, कुछ हाथ से लिखे हुए हैं, और नीचे उनका हस्ताक्षर है। बेहतर होता कि नीतीश कुमार खुद जाते, लेकिन वो नहीं गए। कल उनको इस्तीफा देना था, ये हो गया कि नितिन नवीन के साथ देंगे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो नितिन नवीन भी वापस बुला लिए गए। इन तमाम चीजों को देखिए, इस तरह से मुख्यमंत्री या बड़ा नेता को इस्तीफा देता नहीं अनलेस अंटिल कि वो चलने फिरने की हालत में ना हो। और नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा में दिखा दिया था कि वो चलने फिरने की हालत में है, सक्रिय हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं। अब एक एक करके आ जाइए। एकनाथ शिंदे बोलने लायक ही नहीं छोड़े। पहले सीएम बना दिया, फिर डिप्टी सीएम बना दिया, अब सत्ता और सरकार में चल नहीं रही है। चिराग पासवान की पार्टी आज 5 सांसद है, लेकिन इससे पहले इनको औकात बता दी गई जब इनकी पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया गया, पैदल कर दिया गया। अब इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ पाती कि बीजेपी को चैलेंज कर सके, जबकि इनके पिताजी का आवास एक तरह से खाली करवा लिया गया था, और दोबारा वो 12 जनपद वाला आवास जो दशकों तक इनके परिवार के पास रहा, वो चिराग पासवान को ना मिल सके। इसे लेकर आनंद फानन में उस आवास को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आवंटित कर दिया गया। उसी के पीछे 10 जनपद का बंगला है जहां सोनिया गांधी रहती। उसके बाद आरएलडी दो सांसद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, किसने सरकार गिराई, कैसे गिरी, कैसे जनता पार्टी में टूट फूट हुई, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। बाद में इन्होंने कहा कि मैं कोई चौनी छाप नहीं हूं जो पलट जाऊं, जब इनसे पूछा गया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर। और बल्कि मैं खुद बता देता हूं कि सदन के अंदर जब वो निकल रहे थे सदन के अंदर, तो हम एक दो लोग खड़े थे, मैंने पूछा कि अरे आप भी अब कमल छाप होने जा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आज वो सरकार चला रहे हैं, पलटने की हिम्मत अब उनकी है नहीं।
जनसेना पार्टी 2 सांसद है और आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम है। मैं ये एनडीए गिना रहा हूं आपको। अजीत पवार की पार्टी 1 सांसद है और ये हालत हो गई है कि अजीत पवार के भतीजे दर-दर भटके, एफआईआर दर्ज नहीं हुई जांच वाले मामले में, तो कर्नाटक में जाके उनको 0 एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। बाकी आप एजीपी देख लीजिए, यूपीपीएल देख लीजिए, आजसू देख लीजिए, अपना दल सोनेलाल। हालत ऐसी है कि पत्नी केंद्र में मंत्री हैं, पति यूपी योगी सरकार में मंत्री हैं और योगी के अधिकारी पर ही वो अपनी जान का खतरा बताते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। इस तरह के मंत्री हैं। ये हालत देख लीजिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, ये तमाम राजनीतिक दल। अब ये देख लीजिए कि इस पूरे गठबंधन में आपको कोई और बचा है चंद्रबाबू नायडू के अलावा? नहीं, कोई नहीं बचा है। तो नीतीश के बाद अब नायडू की बारी है और बीजेपी ने क्लियर कट बता दिया है, जो एक समय जेपी नड्डा ने कहा था बिहार की धरती पर ही जाकर के क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाना चाहिए। एक बेसिक फर्क दर्शकों को समझना होगा, जितने क्षेत्रीय दल वर्तमान में इस देश में अलग अलग राज्यों में हैं, कांग्रेस की कीमत पर वो मजबूत हुए। कांग्रेस की कीमत, कांग्रेस के कमजोर होने पर वो क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, वो पुराने जमाने में कहा जाता था, शब्द सा मत लीजिएगा, जो बाली हुआ करते थे वो कहते थे कि उनसे कोई हाथ मिला, उनके सामने कोई जाए तो आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। तो यहाँ जो भी बीजेपी के साथ जुड़ता है उसकी शक्ति बीजेपी में चली जाती है और बीजेपी उसको अंततः खत्म करके रख देती है। चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चौटाला परिवार हो, बादल परिवार पंजाब में अभी उतना कर नहीं पाए, चाहे वो जनता दल परिवार हो, इन तमाम परिवारों की हालत देखकर अब कम से कम चंद्रबाबू नायडू को तो अंदाजा लगा लेना चाहिए ये हो गया बहुत। अब ये उनकी आखिरी पारी है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे तो। क्या अब अभी आप ये चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू और कुश्ती लड़े? अब भैया सबकी फाइलें हैं और सबका ईडी और सीबीआई से सामना है। बरसों से सत्ता में है। पहले वो वैसे ही 1-1.5 साल रेड्डी सरकार में जेल में रह चुके हैं। तो क्या संतोष जी आप ये चाहते हैं फिर वो जेल जाने की तैयारी करें? अब जब उन्हें लगेगा, जब नीतीश जैसे व्यक्ति ने अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया, फिर और किससे उम्मीद करोगे? जब नीतीश ने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया, लड़ाई यही तो तेजस्वी से थी और क्या था कि मुझे भी सीएम बना दो, आप केंद्र की राजनीति करो, यही लड़ाई तो थी तेजस्वी से। और यही करना था तो फिर तेजस्वी से ही क्यों छोड़ के आए? हो सकता है वो इस बात पे अड़े हो कि अभी हमें बना दो। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी। आज इस्तीफा हो गया है। अब आगे उनका इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, मुख्यमंत्री के पद से उनका इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये अभी गर्त में छिपा हुआ सवाल है। क्यों नीतीश पलटने में देरी नहीं लगाते हैं। एमएलसी तो दोबारा बन जाएंगे, दोबारा विधायक बन जाएंगे, दोबारा सब कुछ बन जाएंगे। लेकिन अब ये सब दूर की बातें हो गई हैं। अभी घूमना घुमाना एक नहीं चाहिए दर्शकों को। लेकिन नीतीश पर इतना दबाव किसका था, सवाल ये, इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा। नीतीश को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना क्यों पड़ा, क्या कारण थे, क्या इसकी असली वजह थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न किसी पत्रकार ने दिया, न किसी मीडिया कर्मी ने दिया, न किसी सामाजिक व्यक्ति ने दिया। एक अच्छे बहुमत की सरकार, बीजेपी कह रही है उन्हें उम्र का पड़ाव था, तो फिर कल तक ठीक कैसे थे संतोष जी? अगर उम्र का पड़ाव था तो कल तक कैसे ठीक थे, आज कैसे ठीक है? तो कई सवाल हैं। मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं, अब भी कयास बिहार में लगाए जा रहे हैं कुछ? देखिए शिव जी, तेजस्वी यादव ने तो कहा कि दबाव डालकर धमकी देकर इस्तीफा दिलवाया गया है। कयासों की बात मैं स्पष्ट कह दूं कि अब बाजी नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुकी है। अब नीतीश कुमार इतना ही कर सकते हैं कि अपनी बातें मनवा ले, अपनी मांगे मनवा ले। अब वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब वो पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहाँ तो चुनाव आयोग ही अपना है, इस्तीफा स्वीकार हो गया है। 6 महीने के अंदर अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर किसी सदन का सदस्य, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। लेकिन चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करेगा ही नहीं। चुनाव आयोग ने अपने ही मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, वो माहौल ऐसा बन गया है, चुनाव आयोग मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब चुनाव आयोग, ऐसा आरोप लगाया जाता है। अपने ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे ना वो कुछ दिनों के लिए जो बने थे, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। चुनाव की घोषणा नहीं हुई, बेचारे विधायक नहीं बन पाए, उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब तो गेम जो है वो नीतीश कुमार के हाथ से निकल गई है। और दूसरी बात देखिए, उम्र का तकाजा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहला चुनाव हारा,
आपातकाल के बाद बने माहौल में भी हार गया वो चुनाव, दूसरा चुनाव हारा, तीसरा चुनाव निर्दलीय के तौर पर जीते वो। उसके बाद वो राजनीति में बढ़ते चले गए, लालू यादव के साथ रहे, लेकिन लालू यादव के साथ रहते हुए अलग छवि बनाई, फिर लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। जिस पार्टी में वो शामिल थे, जॉर्ज फर्नांडिस जिनके मुखिया थे, जॉर्ज फर्नांडिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी और दूसरी पार्टी यानी अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने घोषणा करवा दी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो कुछ तो कलाकार होंगे नीतीश कुमार, ऐसी बात नहीं कि कलाकार नहीं होंगे, कलाकार तो होंगे वो। और जो पहली सरकार उन्होंने बनाई थी, तमाम माफिया, अनंत सिंह तो सिर्फ एक थे, तमाम माफियाओं को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो आप उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की बात आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक ईमानदारी की बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि तमाम गुंडे बदमाशों को एकजुट करके उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और बाद में भी अनंत सिंह के साथ उनके कैसे रिश्ते थे ये सब जानते थे। बहुत काम किया उन्होंने, बिहार की छवि बदली, ये बात भी सही है, बिहार को बदलने का काम किया, ये बात भी सही है। लेकिन अगर मुझे कामकाज के मामले में अगर नीतीश कुमार को नंबर देने होंगे तो सिर्फ मैं 30% नंबर दूंगा। सड़क के मामले में उन्होंने ठीक ठाक किया, थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था के मामले में ठीक ठाक किया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, शिक्षा और स्वास्थ्य। करप्शन ने तो ऐसी बिहार की हालत खराब कर रखी है। लेकिन चूंकि अब वो दौर खत्म हो गया और मैंने कहा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से आज नहीं तो कल इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज की तारीख में मैं ये कह पाने की स्थिति में नहीं हूं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा शिव जी, या मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का बनेगा, क्योंकि कई सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को कुश्ती लड़नी चाहिए। अगर चंद्रबाबू नायडू को अपना भविष्य बचाना है, अपनी पार्टी बचानी है, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को स्थापित करना है, तो उनको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। मैंने चंद्रबाबू नायडू के 2 महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किए, जब वो हार गए थे चुनाव और जब जगन मोहन रेड्डी के पिताजी वाईएस साहब मुख्यमंत्री बने थे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। मुझे याद है कि उस समय हालत ये थी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी खबर, हम लोगों का ईटीवी का एक इनाडू पेपर हुआ करता था, कोई भी अखबार जिसमें राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ खबर छपती थी, वो रेलवे स्टेशन पे उतरते ही कांग्रेस के एजेंट खरीद लिया करते थे और 10 दिन बाद उसको रद्दी में बेचा करते थे। अच्छा, वो जो अखबार था वो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह था, यानी जितने में खरीदते हैं उतना ही वजन उसका आता था, तो नुकसान नहीं होता था उनको एजेंट से। किसी आंध्र प्रदेश में अगर कोई भी, ईटीवी भी हमारा तेलुगु चैनल हुआ करता था, ईटीवी 2 का चैनल हुआ करता था, जैसे ही अब चंद्रबाबू नायडू की खबर दिखाते थे केबल चला जाता। उस समय डिश डीटीएच का जमाना नहीं था। पूरे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की एक खबर नहीं चलती थी। दिल्ली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो पड़े थे। सरकार बदली, मुख्यमंत्री रहे, फिर उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, फिर उनको जेल जाना पड़ा। फिर सरकार बदली, वो अब सत्ता में आए हैं, अब वो जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार करके भेजना चाहते हैं। सबसे बड़ा मामला उनके हाथ में है कि वो अडानी वाला जो मामला जिसमें अमेरिका में एफआईआर हो रखी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हाथ बांध रखे हैं। तो उनकी परेशानी समझिए, और अब तो उनके अस्तित्व पर एक बड़ा गहरा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन हाँ, बिहार को लेकर आप 2 चीजें ध्यान रख लीजिएगा, मैं फिर एक बार बताता हूं, चीजें बहुत आसान नहीं रहने वाली है। नितिन नवीन से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज नेता को किसी और तरह के व्यक्ति पसंद है। और मैंने तो बाकायदा आज अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक सवाल पूछा है लोगों से, और अपने ट्विटर अकाउंट पे भी सवाल पूछा है शिव जी लोगों से, कि बिहार के मुख्यमंत्री को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शक हमें जरूर बताए। इस सवाल के जवाब में ही बहुत सारी गुत्थी सुलझी हुई है, मतलब सुलझ जाएगी शिव जी। चलिए, इस प्रोग्राम को फिर यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।